जैसा कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से अपनी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वेदांत सोफिया के रसीले होठों को नशे से डूबी हुई आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में खुमारी चढ़ी हुई थी। वहीं दान की नज़र सोफिया खुद पर बखूबी महसूस कर रही थी। उसे अपने अंदर वापस वही डर महसूस हो रहा था। वेदांत अगले ही पल सोफिया का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसके गले से लेकर कंधे तक धीरे धीरे अपनी नाक ऊपर से लेकर नीचे तक घुमाने लगता है। सोफिया का चेहरे का रंग उड़ने लगता है। वो अपना सर थोड़ा पीछे करते हुए, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े लिटिल थिंग, अभी तो तुमने कहा ना कि तुम्हारा पेट भर चुका है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी अब मेरा पेट भरना चाहिए? सोफिया घबराते हुए, पर हमने ये सब कल कल ही तो करा था। फिर से जान, रात गई बात गई, नया सवेरा नई शुरुआत, तो एक नया तरीका भी तो होना चाहिए। बोलते हुए वो सोफिया के नर्म मुलायम सॉफ्ट पैरों को खींचकर अपनी कमर पर लपेट लेता है। सोफिया पीछे की तरफ झुकने लगती है कि रेदान उसकी पीठ पर अपना बड़ा सा हाथ रख उससे खुद से एकदम चिपका लेता है। उन दोनों के बीच हवा जाने तक का फासला नहीं था। सोफिया घबराई हुई नज़र से रेदान को देख रही थी। वहीं रेदान उसके ऊपर एकदम झुकता ही जा रहा था। उसका दूसरा हाथ सोफिया की वो स्ट्रेप ड्रेस के अंदर था। वो धीरे धीरे सोफिया की ड्रेस की स्ट्रेप नीचे कर रहा था। सोफिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रेदान का हाथ झटक सके, पर फिर भी वो अपने स्ट्रेप को वापस ऊपर कर लेती है। रेदान उसकी इस हरकत पर क्रीपी स्माइल के साथ अपने दांतों से उसकी स्ट्रेप नीचे करता है और उसके कंधे पर बाइट के मार्क छोड़ देता है। सोफिया की चीख निकल जाती है कि रेदान ने उसे काफ़ी कस के बाइट किया था। वो उस जगह पर एकदम लाल निशान पड़ चुका था। सोफिया आंखें बड़ी कर रेदान को घूरने लगती है। रेदान उसकी बड़ी आंखों में झांकते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव वॉइस में, क्या हुआ लिटिल थिंग? सोफिया अपने दोनों हाथ चेस्ट पर रखते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ें मुझे, मुझे अभी भी दर्द है। आप प्लीज़ ऐसा मत करें। उसने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा था। वहीं रेदान उसकी मासूमियत में पिघलने की जगह एक्साइटेड हो चुका था। वो उसके गालों पर अपने सख्त होंठ घुमाते हुए, मुझे तुम्हारी यही मासूमियत तो रास आती है लिटिल थिंग। इसी के लिए तो मैं दीवाना हूँ, बस इसी को तो मैं पाना चाहता हूँ। बोलते हुए वो एक झटके में उसकी ड्रेस फाड़ देता है। सोफिया आगे से नेक्ड हो चुकी थी। इस वक्त उसकी बॉडी में सिर्फ उसकी इनर वेयर थी और वहीं रेदान पूरे कपड़ों में सोफिया के सामने बैठा हुआ था। सोफिया शर्म से अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने लगती है। रेदान अगले ही पल उसके दोनों हाथ पकड़ एक हाथ में लेते हुए पीठ से लगा देता है और दूसरे हाथ से उसकी नाजुक सी चेस्ट पर हाथ रखते हुए, इट्स सो सॉफ्ट जस्ट लाइक स्ट्रेस बॉल, आई गेस उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है ये तो। बोलते हुए वो अपने सख्त होंठ उसके होंठों पे रख देता है और उसे किस करने लगता है। उस शांत कमरे में सिर्फ उन दोनों के किसके आवाज़ के अलावा कोई और शोर नहीं था। दोनों की सांसें बड़ी हुई थीं। वहीं सोफिया को अब ऐसा लग रहा था कि रेदान उसकी सांस उसके मुंह से ही खींच ले रहा है। उस सांस तक नहीं ले पा रही थी। रेदान जब देखता है कि सोफिया बेहोश होने वाली है, वो अपने मुंह से ही उसे सांस देने लगता है और अगले ही पल अपनी बेल्ट निकाल फेंक देता है और सोफिया को उसी तरीके से उठा लेता है। सोफिया की पकड़ रेदान के कंधों पर मजबूत हो चुकी थी। वो घबराते हुए रेदान को देखकर एक आखिरी कोशिश के साथ, प्लीज़ प्लीज़ मत करें, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। रेदान उसकी बात पर, दर्द देने के लिए तो लाया हूँ लिटिल थिंग तुम्हें, और किस लिए लाया हूँ? जिन ख्वाहिशों को मैं एक बार मार चुका था, उन जज़्बातों को तुमने मेरे सामने आकर वापस से जगा दिया है और अब
मैं उन जज़्बातों से पीछे कैसे हट सकता हूँ? कैसे उन्हें वापस उस काली कब्र में दफ़ना सकता हूँ? बोलते हुए वो एक नज़र बेड की तरफ देखता है, जो एकदम नीट एंड क्लीन था, और फिर अजीब-सी मुस्कुराहट लिए दूसरी तरफ कदम बढ़ा देता है। सोफ़िया घबराते हुए, ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए मुझे। वो उसकी गोद में झटपटाने लगती है। रेदान उसकी इस हरकत पर अजीब-सा मुस्कुराते हुए उसे दीवार से सटा देता है और उसके दोनों पैर अपनी कमर पर और मज़बूती से लपेट लेता है। सोफ़िया की साँस अटक चुकी थी। वहीं रेदान धीरे-धीरे करके उसके बाकी के कपड़े भी उसके जिस्म से अलग कर देता है और इंटेंशनली उसकी जिस्म को निहारने लगता है। सोफ़िया को इतनी शर्म आ रही थी, उसका मन कर रहा था वो अभी यहाँ से इतना दूर चली जाए कि रेदान की नज़र चाह कर भी उस पर ना पड़ सके। पर रेदान तो जैसे उसे छोड़ने के ही मूड में नहीं था। और सोफ़िया की बॉडी पर हर जगह अपने जुनून की बरसात करने में लगा हुआ था। वहीं सोफ़िया उसके हर टच से सिहर रही थी। उसे वापस वही डर घेर रहा था जो उसने 2 बार बर्दाश्त कर चुकी थी, या यूँ कहें ज़बरदस्ती झेल चुकी थी। रेदान धीरे-धीरे कर उसकी पूरी बॉडी में अपने निशान छोड़ना शुरू कर चुका था। अगले ही पल सोफ़िया की एक तेज़ चीख उस रूम में गूंजना शुरू हो चुकी थी। करीब 2 घंटे से वो दोनों उसी पोज़ीशन में थे और रेदान जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे। रेदान की आंखों में अभी भी वही खुमारी थी जो शुरुआत में थी। ना रेदान का खुमार बदल रही थी, तो सिर्फ इस वक्त सोफिया की हालत जो हर बीते लम्हे के साथ खराब होती जा रही थी। वो उससे जब रेदान बर्दाश्त नहीं होता, वो चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है। रेदान उसके रोने पर इरिटेट होते हुए उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लेता है और उसे उठाकर सीधे बेड पर ले आता है। उसने इस दौरान एक बार भी सोफिया से खुद को अलग नहीं करा था। वो बेड पर आते ही सोफिया अपना मुंह इधर उधर करने लगती है ताकि वो रेदान से खुद को छुड़ा सके, पर रेदान जैसे ही उसको छोड़ता है वैसे ही अगले पल साइड में पड़ी हुई अपनी टाई को उठाकर उसके मुंह में बांध देता है। सोफिया हैरानी से बड़ी नज़रों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, पर रेदान जैसे रुकने ही नहीं चाहता, या उसे सोफिया के आंसुओं से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। रेदान, जो अभी किसी और ही खुमार में डूबा हुआ था, फ़ोन के बजने से इरिटेट हो जाता है और फ़ोन साइड में कर सोफिया को वापस उठाकर दीवार के पास ले आता है और वापस वो लोग ना जाने कितने बार ये सब कर चुके थे। जहाँ सोफिया अब लगभग बेहोश होने वाली थी, रेदान एक झटके से उसे छोड़ देता है और उसे दीवार के सहारे खड़ा करते हुए डीप वॉइस में, जाओ जाकर खुद को क्लीन कर लो। सोफिया मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगती है। उसके अंदर अपनी उंगली हिलाने तक की हिम्मत नहीं थी। रेदान उसके होठों पर पिक देते हुए, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक थोड़ी देर में आता हूँ, बोल वो वहाँ से चला जाता है। और रूम से बाहर निकलते ही साथ रेदान के एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। आंखें एकदम लाल और चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा कोल्डनेस आ चुकी थी। मुट्ठियाँ मजबूती से बंद थी। उसके सफ़ेद गोरे हाथ एकदम सुर्ख हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उसने मुट्ठी थोड़ी और मजबूती से बंद करी तो हाथों से खून निकलना शुरू हो चुका होगा। तभी वो तेज़ कदमों से वहाँ से जाते हुए सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी हवा की रफ्तार से धूल उड़ाते हुए तेज़ी से बढ़ जाती है।